नमस्कार। वर्ल्ड न्यूज में आज अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत नहीं, जंग होगी और ये जंग शुरू भी हो चुकी है। ईरान के सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनेई ने अमेरिका को धमकी दी है कि समझौता तोड़ने का अब उसे अंजाम भुगतना पड़ेगा। ईरान के सुप्रीम लीडर ने कहा है कि ईरान को अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप पर पहले ही भरोसा नहीं था और अब उनके दस्तखत पर भी भरोसा नहीं रहा है। ट्रंप ने जो डील की थी उसे ही तोड़ दिया है। ईरान की तरफ से ऐलान किया गया है कि ट्रंप ने डील तोड़ दी है। ईरान ट्रंप के गुरूर को तोड़ेगा। पूरे पश्चिम एशिया को, खासतौर पर अमेरिका के मित्र देशों को कीमत चुकानी होगी। अमेरिका ने ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया है। अब पश्चिम एशिया में किसी भी देश का इंफ्रास्ट्रक्चर सुरक्षित नहीं है। वहीं दूसरी तरफ ट्रंप अपने सैनिकों की मौत से बौखलाए दिखाई दे रहे हैं, जिनकी मौत जॉर्डन में ईरानी हमले में हुई है। ट्रंप अभी भी ईरान को धमकी दे रहे हैं तो मुश्तबा खामनेई ने भी ऐलान कर दिया है कि अमेरिका से बदला लेगा ईरान। खामनेई के बयान से साफ हो गया है कि ये जंग अब और बड़ी होने वाली है। इस पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा, लेकिन आइए जरा उन खबरों को भी देख लें जिन पर आगे होगी बात। गजा में थम नहीं रहा इजरायल का कहर। ताजा हमलों में 3 बच्चों समेत 10 की मौत। इजरायल के खिलाफ लंदन में सड़कों पर प्रदर्शनकारी। रूस ने यूक्रेन पर बरसाई बैलिस्टिक मिसाइलें। जवाबी हमले में राजधानी कीव में मचाई भारी तबाही। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा, यह अब तक का सबसे बड़ा हमला। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर इमरान खान की बहन नूरीन का बड़ा दावा। पाकिस्तान सरकार ने युद्ध विराम के लिए ताक पर रखी देश की इज्जत। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की शर्तों के आगे किया सरेंडर। और चलते चलते में देखेंगे धरती के पाताल में बसी अनोखी दुनिया, जहां की हवा फेफड़ों को देती है एक्स्ट्रा आराम। इन सभी खबरों पर हम विस्तार से करेंगे बात, लेकिन पहले एक नजर हेडलाइंस पर। न्यूयॉर्क के मेयर ममदानी का बड़ा दावा। कहा, इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू की गिरफ्तारी को लेकर किया जा रहा विचार। वो एक युद्ध अपराधी हैं। भारत से सीमा विवाद के बीच नेपाल सरकार का बड़ा यूटर्न। अब सिक्कों से हटेगा लिपुलेख और काला पानी का विवादित नक्शा। 1-2 रुपए के कॉइन पर दिखेगा 7वीं सदी का मठ। चीन जैसी ताकत का साथ चाहता है बांग्लादेश। सत्तारूढ़ दल बीएनपी के महासचिव आलमगीर का बयान। भारत की बढ़ सकती है चिंता। लेबनानी राष्ट्रपति आउन व्हाइट हाउस का करेंगे दौरा। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से होगी मुलाकात। लेबनान से इजरायली सैनिकों की वापसी सुनिश्चित करने पर होगी चर्चा। तो ईरान और अमेरिका के बीच का समझौता अब पूरी तरह टूट चुका है। यानी दोनों देशों के बीच कूटनीति के जरिए मौजूदा टकराव को खत्म करने की जो थोड़ी बहुत गुंजाइश थी, अब वो पूरी तरह से खत्म हो गई है। ईरान के उप विदेश मंत्री काजेम गरीबाबादी ने बताया कि तेहरान ने अमेरिका के साथ हुए अंतरिम समझौते के तहत अपनी प्रतिबद्धताओं को निलंबित कर दिया है। यानी अब दोनों देश पूरी तरह से जंग के मैदान में उतर गए हैं। ईरान के सर्वोच्च नेता मुश्तबा खामनेई ने एक लिखित बयान जारी कर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को जमकर सुनाया। उन्होंने कहा कि ईरान के साथ समझौतों का अमेरिका की तरफ से बार बार उल्लंघन यह दिखाता है कि अमेरिकी राष्ट्रपति के हस्ताक्षर बेकार और अमान्य है। अमेरिका ने अपना असली चेहरा दिखा दिया है, जिससे उसकी धोखेबाजी, बेतुकेपन, अविश्वसनीयता और दुष्टता जाहिर हो गई है। ईरान के पास अमेरिका के लिए कभी न भूलने वाले सबक है, जैसा कि हाल के दिनों में दक्षिणी ईरान के लोगों ने हिम्मत और संकल्प दिखाकर साबित भी किया है। खामनेई ने अमेरिका को कभी न भूलने वाला सबक सिखाने की बात कही है। अब ईरान के हमले भी बहुत आक्रामक रूप ले चुके हैं। इस टकराव के कारण कुवैत के तेल और पानी के प्लांट तबाह हो गए हैं, जिससे पूरे खाड़ी क्षेत्र पर संकट आ गया है। और ईरान के ताजा हमलों में अमेरिका को भी बड़ा झटका लगा है। ईरान ने अमेरिका के सैन्य उपकरणों को तो तबाह किया ही, साथ ही उसके हमलों में 2 अमेरिकी सैनिकों की मौत हो गई है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने बताया कि जॉर्डन के मुवाफाक सॉल्टी एयरबेस पर ईरानी सेना के मिसाइल और ड्रोन हमले में 2 अमेरिकी सैनिकों की मौत हुई है और फिलहाल एक सैनिक लापता है। इसके साथ ही इस युद्ध में मरने वाले अमेरिकी सैनिकों की कुल संख्या 16 हो गई है। खुद को हुए इस नुकसान से बौखलाई अमेरिकी सेना ने भी ईरान पर हमलों की नई लहर शुरू कर दी। उसने लगातार 8वीं रात ईरान पर भारी बमबारी की। इसकी जानकारी देते हुए अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम ने कहा कि लगातार 8वीं रात चले अमेरिकी हमलों के दौरान सेंटकॉम की फोर्स ने ईरान की सैन्य क्षमताओं को कमजोर करने के लिए ईरानी सेना की तटीय निगरानी और एयर डिफेंस सुविधाओं, समुद्री क्षमताओं और मिसाइल और ड्रोन स्टोरेज साइटों पर सफलतापूर्वक हमले किए।
अमेरिकी सैन्य बलों ने इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर की उन टुकड़ियों को भी निशाना बनाया जिन्होंने 17 जुलाई को जॉर्डन में अमेरिकी सैनिकों पर हमले किए थे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी सैनिकों की मौत पर तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि यह शर्मनाक है, लेकिन इस मामले में वे इसलिए मारे गए क्योंकि वे ईरान को परमाणु हथियार हासिल करते हुए नहीं देखना चाहते थे और वे मध्य पूर्व को तबाह होते हुए नहीं देखना चाहते थे। और इससे पता चलता है कि ईरानी कितने बुरे हैं। अगर तेहरान को नहीं रोका गया तो क्षेत्र व्यापक संघर्ष में डूब सकता है। सैनिकों की मौत पर ट्रंप ने ईरान को बहुत बुरा बताया और साथ ही इस जंग को लेकर अपना बचाव करते हुए जो बाइडेन के शासन पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि क्या आपने कभी पूछा है कि वियतनाम में कितने लोग मारे गए? क्या आपने कभी पूछा है कि अफगानिस्तान में एक दिन में कितने लोग मारे गए? एक दिन में, स्लीपी जो बाइडेन के शासन में। दरअसल ईरानी जंग को लेकर अमेरिका में ही कई सवाल उठ रहे हैं। ऐसे में ट्रंप को ईरान के तीखे हमलों का सामना तो करना पड़ ही रहा है, साथ ही अपने ही देश में वो बुरी तरह घिरे हुए हैं। वहीं ईरान में भी उनके खिलाफ पोस्टर्स लगे हैं जिनसे ये साफ संकेत मिलते हैं कि वो अब ईरान के टारगेट पर हैं। अब तेहरान में एक नया होर्डिंग लगाया गया है जिसमें राष्ट्रपति ट्रंप, मेलानिया और उनके 5 बच्चों को अमेरिकी झंडे से ढके ताबूतों के ऊपर दिखाया गया है। ईरानी सेना इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर यानी IRGC से जुड़े इस पोस्टर पर खून का बदला खून लिखकर दिवंगत सर्वोच्च नेता अली खामेनेई की मौत का बदला लेने की खुली धमकी दी गई है। इससे पहले भी कई ऐसे पोस्टर्स लगाए गए हैं जिनमें ट्रंप को मारने के संकेत दिए गए। कुछ पोस्टर्स में ट्रंप के चेहरे को बंदूक के क्रॉस हेयर यानी निशाने में दिखाया गया है। इसके साथ ही हाल ही में 71 साल की आयु में दम तोड़ने वाले वरिष्ठ अमेरिकी रिपब्लिकन सीनेटर लिंडसे ग्राहम के नाम के नीचे लिखा गया कि अगला कौन। ईरान के ये तेवर पूरी दुनिया को डरा रहे हैं। ऐसे में पाकिस्तान और कुवैत जैसे देशों ने अमेरिका और ईरान से समझौते की तरफ लौटने की अपील की है, लेकिन मौजूदा हालात में यह मुमकिन नजर नहीं आ रहा। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां हम बात करेंगे गजा में इजरायल के हमलों की। तो अक्टूबर 2023 से हमास और इजरायली सेना के बीच शुरू हुई जंग में गजा के लोग बुरी तरह से पिस गए। गजा लगभग पूरी तरह तबाह हो चुका है। इसके अधिकतम हिस्से पर इजरायल पहले ही कब्जा कर चुका है और बचे हुए हिस्से पर भी उसकी कार्रवाइयां रुकने का नाम नहीं ले रही। जबकि अक्टूबर 2025 में यहां युद्ध विराम का ऐलान किया जा चुका है, लेकिन तब से लेकर अब तक जारी इजरायल के हमलों में कम से कम 1150 फलस्तीनियों की जान जा चुकी है। गजा के स्वास्थ्य मंत्रालय ने ये आंकड़े जारी किए हैं और अभी ये संख्या और बढ़नी भी तय मानी जा रही है क्योंकि IDF के हमले अब भी जारी हैं। ताजा हमलों में 3 बच्चों समेत 9 फलस्तीनी मारे गए। रात भर में गजा पर इजरायल के कई हमले हुए हैं। गजा शहर के जैतून इलाके में एक तंबू पर हुए इजरायली हवाई हमले में एक महिला की मौत हो गई और उसका पति घायल हो गया। वहीं शाती शरणार्थी शिविर में एक अपार्टमेंट पर तड़के 3 बजे हमला हुआ जिसमें बच्चों सहित कई लोग घायल हो गए। दक्षिण में खान यूनिस में हुए एक हमले में एक अन्य फलस्तीनी नागरिक घायल हो गया। इसके अलावा मध्य गजा के बुरेश शरणार्थी शिविर में एक आवासीय क्षेत्र पर 2 ड्रोन हमले हुए जिनमें कोई हताहत नहीं हुआ है। अल जैतून में तोपखाने की गोलीबारी में 3 लोग मारे गए। वहीं नसर इलाके में एक अपार्टमेंट पर हुए हमले में 5 लोगों की मौत हुई। शिफा अस्पताल के निदेशक मोहम्मद अबू सेलमिया ने बताया कि इस हमले में 6 अन्य लोग घायल हुए हैं। हालांकि हर बार की तरह इस बार भी इजरायली सेना ने कहा कि उसने हमास के ठिकानों को निशाना बनाया है और क्षेत्र में हमास के लड़ाकों की मौजूदगी का पता लगाया था। लेकिन चिंता तो इस बात को लेकर ज्यादा जताई जा रही है कि इजरायल के हमलों का दायरा अब गजा के उन क्षेत्रों तक पहुंच गया है जहां इजरायली सेना की पहुंच नहीं होनी चाहिए थी। युद्ध विराम के दौरान जो पीली रेखा बनाई गई थी जिसे इजरायली सेना को पार नहीं करना था, अब इजरायल हर शर्त को ताक पर रखकर हमले कर रहा है। इजरायल ने गजा के आसपास के क्षेत्र को बंद सैन्य क्षेत्र घोषित कर दिया है। जिस तरह गजा में इजरायल के हमलों ने वहां का जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है, वहां से जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं, कहीं तबाह हुए घरों का मलबा दिखाई दे रहा है तो कहीं घायल हुए लोग, उसने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपना ध्यान खींचा है। इजरायल को बार बार अपनी कार्रवाइयां रोकने की चेतावनी दी जा रही है। यूरोपियन यूनियन ने बीते दिन ही इजरायल को चेताया है और अब लंदन में भी जोरदार प्रदर्शन देखा जा रहा है। गजा के समर्थन में लंदन में हजारों लोगों ने रैली निकाली और प्रधानमंत्री से कार्रवाई की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने जल्दी ही सत्ता संभालने वाले एंडी बर्नहैम से इजरायल पर हथियार प्रतिबंध लगाने और उसकी सरकार पर बड़े पैमाने पर लोगों की जान लेने वाले इन हमलों को खत्म करने के लिए दबाव डालने की मांग की है।
लेकिन सवाल तो यह है कि क्या इजरायल के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ऐसे कदम उठाए जाएंगे ताकि वो अपने इन अभियानों को बंद करने पर मजबूर हो जाए और गजा की निर्दोष जनता सुकून की नींद ले सके। और अब अगली खबर में बात करेंगे रूस यूक्रेन जंग की। तो रूस ने एक बार फिर यूक्रेन में तबाही मचा दी है। रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव और आसपास के शहरों में जोरदार हमला किया है। यूक्रेन के शहरों पर बैलिस्टिक मिसाइलें बरसाई हैं, जिससे राजधानी कीव में भारी तबाही देखी जा रही है। हमले के वक्त धुएं का गुबार देखा गया। बीती रात लगातार धमाकों की आवाज सुनी गई। पूरी रात सायरन बजते रहे। कई कारें और दूसरे वाहन हमलों की वजह से जलकर राख हो गए। कई इमारतें जमींदोज हो गई। इन हमलों से कई रिहायशी इमारतों, वाहनों और वेयर हाउस में आग लग गई। रूस के हमलों में एक व्यक्ति की जान चली गई और 16 अन्य घायल बताए जा रहे हैं। रूस के इस हमले की यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने कड़ी निंदा की है। उन्होंने इसे कीव पर हुआ अब तक का सबसे बड़ा हमला बताया है। इन हमलों की कुछ तस्वीरें शेयर करते हुए ज़ेलेंस्की ने एक्स पर पोस्ट किया कि कल रात रूस ने कीव पर अपने सबसे बड़े मिसाइल हमलों में से एक को अंजाम दिया। दुश्मन ने अलग अलग तरह की 40 से ज्यादा मिसाइलें दागी, जिनमें से ज्यादातर राजधानी पर दागी गई और 120 हमलावर ड्रोन भी दागे। ज़ेलेंस्की ने बताया कि कुल मिलाकर इस हफ्ते में रूस ने यूक्रेन के खिलाफ लगभग 1450 हमलावर ड्रोन, 1640 से ज्यादा निर्देशित हवाई बम और अलग अलग तरह की 99 मिसाइलों का इस्तेमाल किया है, जिससे ये जंग और भी भयानक रूप लेती दिखाई दे रही है। यह हमला ऐसे वक्त में हुआ है जब यूक्रेन पैट्रियट एयर डिफेंस मिसाइलों की कमी से जूझ रहा है। बता दें कि हाल ही में यूक्रेन की तरफ से रूस पर भी हमला किया गया था, जिसका रूस ने अपने इस हमले के जरिए जवाब दिया है। दरअसल यूक्रेन ने बीते दिन ही रूस के कई इलाकों पर ड्रोन हमले किए थे। रूसी अधिकारियों के मुताबिक यूक्रेन ने मॉस्को के पास मौजूद 2 बड़े वेयरहाउस, एक तेल डिपो और अन्य कई ठिकानों को निशाना बनाया था। इस दौरान 9 लोगों की जान चली गई, जबकि 60 से ज्यादा लोग घायल हुए थे, जिस पर रूस भड़क उठा। और अब साफ देखा जा सकता है कि दोनों देशों के बीच हवाई हमले तेज होते जा रहे हैं, जिससे रूस और यूक्रेन दोनों को ही काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है। ऐसे में पिछले लगभग 5 साल से एक सवाल गहराता जा रहा है कि आखिर अब लोगों को और कितनी तबाही देखनी होगी, ये जंग कब जाकर रुकेगी। और अब अगली खबर में बात करेंगे पाकिस्तान की खुली पोल की। तो भारत और पाकिस्तान के बीच मई 2025 में छिड़ी जंग को लेकर बहस थमने का नाम नहीं ले रही। बार बार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का इस जंग को खत्म करवाने का क्रेडिट लेना पहले से ही विवादित रहा है और अब इसे लेकर एक और बड़ा खुलासा हुआ है, जिससे पाकिस्तान की काफी किरकिरी हो रही है। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और सेना चीफ आसिम मुनीर अपने ही देश में बुरी तरह घिर गए हैं। दरअसल पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की बहन नूरीन नियाज़ी ने भारत और पाकिस्तान में युद्ध विराम को लेकर बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की फौजी ताकतों की हालत भारतीय हमले के सामने बहुत खराब हो गई थी। भारत के हमले के बाद पाकिस्तान ने इसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वो इसमें सफल नहीं हो पाया। पाकिस्तानी सेना इसे संभालने में पूरी तरह से विफल रही। इसके बाद रावलपिंडी के फौजी मुख्यालय में हड़बड़ी मच गई। जिस सैन्य अभियान को उन्होंने मार्का ए हक के नाम से शुरू किया था, वो बुरी तरह खत्म होने लगा। इसके बाद पाकिस्तानी नेतृत्व ने अंतरराष्ट्रीय समुदाय से भारत के साथ समझौता करने की गुहार लगाई। कुछ दिन पहले तक जो डोनाल्ड ट्रंप इस मामले से दूर थे, वो पाकिस्तान के सामने कुछ शर्तें रखकर बात करने को तैयार हो गए। इमरान की बहन का दावा है कि ट्रंप ने पाकिस्तान के सामने इजरायल को मान्यता देने और अब्राहम अकॉर्ड के साथ साथ कुछ अन्य शर्तें भी रखी, जिसे मानने के लिए पाकिस्तान सरकार तैयार भी हो गई। यानी पाकिस्तानी सेना प्रमुख आसिम मुनीर और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ इस जंग में अपनी जीत की झूठी कहानियां जनता को सुना रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि पाकिस्तानी सैन्य प्रशासन चाहता था कि इस जीत की खुशी में इजरायल को मान्यता देने से उठने वाले आक्रोश को दबा दिया जाए। यानी भारत के साथ जंग पाकिस्तान को भारी पड़ गई। भारत की तरफ से भी यही कहा गया है कि पाकिस्तान से ही युद्ध विराम की अपील की गई थी। और अब जिस तरह नूरीन नियाज़ी ने इस पूरे मुद्दे को उठाया है, उसके बाद शहबाज और मुनीर के लिए मुश्किलें बढ़नी तय मानी जा रही हैं। पहले से ही बलूचिस्तान से लेकर पीओके तक पाकिस्तान सरकार के खिलाफ आंदोलन चल रहे हैं और अब इस मुद्दे को लेकर पूरे देश में ही उबाल आना तय है। अब देखना यह होगा कि पाकिस्तान सरकार इस पर क्या जवाब देती है। और अब चलते चलते मैं बात करेंगे धरती के पाताल में बसी अनोखी दुनिया की। तो जरा सोचिए, एक ऐसी जगह जहां आप पानी में उतरे तो चाह कर भी कभी न डूब सके।
जहां रेगिस्तान की कड़कड़ाती धूप में घंटों रहने के बाद भी आपकी त्वचा बिल्कुल भी ना झुलसे, और जहां हवा में इतनी ताजगी हो कि सांस लेने के लिए फेफड़ों को मशक्कत नहीं बल्कि एक्स्ट्रा आराम मिले। यह कहानी है धरती के पाताल में बसी दुनिया के सबसे निचली बस्ती की। यहां का नजारा किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है। एक तरफ रेगिस्तान के सूखे, मटमैले और विशाल पहाड़ हैं, तो दूसरी तरफ नीले फिरोजी रंग का फैला हुआ अमृत सागर, जिससे किनारों पर रेत नहीं बल्कि सफेद नमक की मोटी परतें जमी हुई हैं। इस रहस्यमय शांत घाटी में कुदरत के भौतिक नियम बाकी दुनिया से काफी अलग काम करते हैं। यह जगह है नेवे जोहर, जो डेड सी के पास इजराइल में है। यहां जमीन नीचे धंसते हुए किसी पाताल जैसी गहराई पर जाकर ठहरती है। यह जगह समुद्री तल से करीब 400 मीटर से भी ज्यादा नीचे बसी है, यानी इससे ज्यादा नीचे दुनिया में कोई और जगह नहीं है जहां इंसान रहता हो। नेवे जोहर इजराइल के दक्षिणी जिले में जॉर्डन रिफ्ट वैली के बीच हाईवे 31 और हाईवे 90 के जंक्शन पर स्थित है। अत्यधिक गहराई में होने के कारण यहां वायुमंडलीय दबाव बहुत ज्यादा है। इस भारी दबाव की वजह से यहां की हवा में सामान्य दुनिया के मुकाबले 8% से 10% ज्यादा ऑक्सीजन मौजूद है। यहां सांस लेना बेहद आसान है, जिससे अस्थमा और दिल के मरीजों को काफी राहत मिलती है। सूरज की हानिकारक अल्ट्रावायलेट किरणें प्राकृतिक रूप से फिल्टर हो जाती है, यानी यहां तेज धूप में भी सनबर्न का खतरा न के बराबर होता है। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक इस अनोखे गांव की स्थायी आबादी सिर्फ 166 है। छोटा होने के बावजूद यह इलाका प्रशासनिक रूप से बहुत अहम है, क्योंकि यह तामार रीजनल काउंसिल का मुख्यालय है। यहां एक छोटा सा प्राथमिक स्कूल, एक स्थानीय म्यूजियम और कुछ चुनिंदा रिहायशी घर हैं। यहां के स्थानीय निवासियों ने अपने घरों के एक हिस्से को बेहद ही खूबसूरत जिमर्स यानी छोटे गेस्ट हाउस में बदल दिया है। यहां आने वाले बजट मुसाफिर और शांति पसंद लोग ठहरते हैं, जो कम पैसों में डेड सी के जादुई पानी में तैरने का आनंद लेना चाहते हैं। शांत माहौल, प्रदूषण मुक्त हवा और प्रकृति के इस अनूठे चमत्कार के बीच बसी ये बस्ती इस बात का जीता जागता सबूत है कि इंसान धरती के किसी भी छोर को अपना प्यारा घर बना सकता है। तो फिलहाल वर्ल्ड न्यूज में आज इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबर के लिए आप देखते रहिए डीबी लाइव और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।